नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मानसी गुलाटी। योग सफ़र के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपको ऐसी फेमस पर्सनालिटी से मिलाने जा रही हूं जिनका जीवन बहुत इंस्पायरिंग है, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है और आज वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एंड आपके सोशल मीडिया पे भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। तो मैं चाहूँगी आप अपने जीवन का सफ़र बताएं अपने ही ज़ुबानी, और इतने फॉलोअर्स, इन सब का राज क्या है? पहले तो धन्यवाद मानसी जी आपका, और इस प्रयास के लिए आपको शुभकामनाएं कि आपने योग और जिस प्रकार से इस पूरे अभियान को इस सूत्र में बांधा है और उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरे जीवन के सफ़र के बारे में तो मैं केवल इतना बताऊंगा कि बचपन से ही, जब मैं 5-6 वर्ष का था, तब से मेरे मन में एक था कि सामाजिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा काम करना है जिससे कि समाज और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा हो सके। और उसी समय से मेरे मन में ये भावना थी, परंतु मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं 14-15 वर्ष का हुआ तब समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं राजनीति में आना है। और उस समय मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट एक्टिविज़म में बड़ा एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। तो बचपन से ही लोगों के मुद्दों को उठाना, स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाना, युवाओं के मुद्दों को उठाना, कभी कॉलेज के प्रशासन से लड़ना, कभी और किसी जगह पर कोई धरना आंदोलन कर देना। तो इस प्रकार से शुरुआत की और 15 वर्ष से शुरू किया। अब मैं 35 वर्ष का हूँ, तो लगभग 20 वर्ष हो गए मुझे राजनीति में। और धीरे धीरे करके मैं अपना एक मकाम ढूंढता गया। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि दिल्ली में आकर काम करूं राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली ही केंद्र है राजनीति का। तो कॉलेज के समय पर मैं पढ़ाई करता था, और जब कॉलेज की छुट्टियां होती थी तो 3-4 महीने पॉकेट मनी बचाकर मैं दिल्ली में कमरा लेता था रेंट पर। ग्रीन पार्क में, या ग्रीन पार्क तो नहीं, अर्जुन नगर एक्चुअली। और अर्जुन नगर में मैं रहता था। वहाँ से फिर मैं 1 महीना यहाँ पर दिल्ली में काम करता था। और अर्जुन नगर से रोज़ 24 अकबर रोड, क्योंकि पहले आपको पता है मैं कांग्रेस पार्टी में था, तो वहाँ पर मैं एक ब्लू लाइन की बस हुआ करती थी, तो ब्लू लाइन की बस लेकर रोज़ जाता था। 610 नंबर की बस थी, 10 रुपये का टिकट होता था। तो जनपथ रोड पे उतरती थी, वहाँ से चल के अकबर रोड। तो इस प्रकार से 3-4 महीने पुणे में पढ़ाई करना, फिर 1 महीने दिल्ली आना। तो इस प्रकार से शुरू किया। फिर लोगों ने देखा कि इस बच्चे में टैलेंट है, तो धीरे धीरे करते करते अलग अलग जिम्मेदारियां मिलने लगी। और फिर बीच में एक ऐसा समय आया कि कांग्रेस से मुझे बगावत करनी पड़ी कुछ सैद्धांतिक मुद्दों पर। उसके बाद मैं मीडिया में बड़े लंबे समय तक रहा, जिसमें कि अलग अलग चैनल्स पे मैं एंकर के रूप में भी मैंने एंकरिंग की, और आप बेहतरीन एंकर है। तो इस प्रकार से वहाँ एंकरिंग के सफ़र में भी मैंने अपना एक पन्ना जोड़ा। और उसके बाद जब मौका मिला भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में शामिल होने का और उनको योगदान देने का, तब मैंने निर्णय किया कि चलिए अब भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में सोचा था आप कांग्रेस पार्टी में थे, एंड उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी की तरफ, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोक सेवा को ही परम धर्म समझते हैं, तो ये बीजेपी की तरफ आपका मतलब झुकाव? देखिए, ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी, हमें जब स्कूल में हम रहते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया था, और हम प्रभावित होते हैं जो इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में लिखा है। और इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में बहुत ही कम तरीके से बताया गया है कि किसका असली योगदान था पूरी आज़ादी की लड़ाई में। वो कई सारे महापुरुषों के योगदान के बारे में पता ही नहीं चलता। आज वो सारी चीज़ें ठीक भी की जा रही है, और जिन लोगों का योगदान रहा है उसमें, उसको भी सामने लाने का काम किया जा रहा है। परंतु तब आप प्रभावित होते हैं और आपको लगता है कि चलिए ये एक पार्टी थी जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है, या कम से कम इतिहास के किताबों में लिखा है, तो इसके साथ जुड़कर काम किया जाए। और इस प्रकार से मैंने शुरुआत तो की, परंतु हमेशा हमारा मकसद ये था कि इस देश में राष्ट्र की उन्नति के लिए ज़रूरी है कि परिवार पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के आधार पर, मेरिट के आधार पर चीज़ों को तय किया जाए। और ये बात मुझे हमेशा खलती थी कि क्यों केवल एक परिवार को तरजीह दी जा रही है। तो कांग्रेस में रहते हुए भी कई बार ये मुद्दे में उठाता था कि क्या केवल एक परिवार के ही हाथ में नेतृत्व होना चाहिए, क्या हम लोग परिवार के बाहर जो काबिल लोग हैं उनको नेतृत्व के लिए जगह नहीं दे सकते।
और इसके चलते कांग्रेस पार्टी में मुझे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो परिवारवादी गुट के थे वो लोग पसंद नहीं करते थे कि एक गैर परिवारवादी अपना हिस्सा मांग रहा है या अपना अधिकार मांग रहा है। तो इस प्रकार से ये खींचातानी चलती थी, पर उस समय पर भी लगता था। और जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उसके बाद तो एक स्टैंड लेने की आवश्यकता थी। वो स्टैंड हेमंता बिस्वा शर्मा जी जैसे लोगों ने भी लिया और मैंने भी वो स्टैंड लिया 2017 में लिया कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं, उनमें क्षमता नहीं। और मुझे लगता है 5-6 साल बाद मैं सही साबित हुआ हूँ और मेरा निर्णय भी सही साबित हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी में अभी भी वो मानसिकता है कि परिवार प्रथम और बाकी जो लोग हैं वो कार्यकर्ता नहीं, शेयर होल्डर है, या मैं कहता हूँ मजाक से शू होल्डर है। तो शेयर होल्डर और शू होल्डर बनने हम आए नहीं थे, हम देश के लिए काम करने आए थे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे लाइफ में सबकी ज़िंदगी में बहुत हम लोग बहुत डिलेमा में होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप पहले कांग्रेस, आज आप बीजेपी, और आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, सही गलत की पहचान भी हम भूल जाते हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, योग जैसे आपको पता है मेंटली हमें बहुत मजबूत रखता है, तो आप अपने आप को हर परिस्थिति में कैसे मजबूत रख पाते हैं, कैसे आप इतने डिसाइसिव हैं और कैसे डिसीजन ले पाते हैं, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। इसमें जहाँ तक मेरा अनुभव है, हालांकि मैं नहीं कह सकता कि मैं इसमें कोई एक्सपर्ट हूँ और हर रोज़ ही आप कुछ नया सीखते हैं, पर क्लैरिटी तब आती है जब वो निर्णय आप किस पैमाने पर ले रहे हैं, वो पैमाने आपके स्पष्ट होने चाहिए। जैसे कि एक पैमाना नैतिकता का, ईमानदारी से, और अपने आप को आप कन्विंस कर पाओ कि जो आप बात रख रहे हैं या डिसीजन रख रहे हैं वो सही है। अगर आप खुद ही उस डिसीजन से कन्विंस नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर वो डिसीजन को आप कभी भी इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते, ना वो डिसीजन कन्विक्शन वाला आप ले सकते हैं। तो आपको खुद को कन्विंस होना पड़ेगा कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो सही है। हो सकता है आगे जाके वो गलत साबित हो सकता है कि वो सही साबित हो, पर उस समय पर उन परिस्थितियों में आपको कन्विंस होना चाहिए अंतरात्मा से कि वो डिसीजन सही है मेरा। और मुझे लगता है अगर आप अपने अंतरात्मा को कन्विंस कर पाते हैं किसी भी निर्णय के बारे में, तो उसका अंत में नतीजा सही ही होता है। जैसे मैं जब कांग्रेस में था तो मुझ पर बहुत दबाव था कि भाई, मैं कांग्रेस पार्टी में जब था भी और मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, तब भी मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक जनरल सेक्रेटरी था और मुझे कश्मकश थी कि भाई मैं ये बड़ा निर्णय ले रहा हूँ, राहुल गांधी से, गांधी परिवार से बगावत करना कांग्रेस में रहते हुए, या उनके सामने इतनी बड़ी बात कहना कि आपको ये चुनाव नहीं, उसमें नहीं आना चाहिए, या आप ये चुनाव नहीं चयन कर रहे हैं या ताजपोशी कर रहे हैं, ये कोई आसान निर्णय नहीं था। परंतु मैं कन्विंस था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, सही प्रिंसिपल्स के लिए कर रहा हूँ, और उसका नतीजा शायद, उसका दुष्परिणाम भी अगर मुझे भुगतना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो फिर मैं वो डिसीजन मैंने लिया क्योंकि मैं अंतरात्मा से मेरी कन्विंस था। बिल्कुल सही बात है। और वो डिसीजन अंतरात्मा से बिल्कुल डिसाइसिव होना चाहिए, क्लैरिटी भी रहनी चाहिए। वो हमारी ज़िंदगी है, सही गलत, लेकिन सीरियसली क्लैरिटी ज़िंदगी में रहनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। मैंने आपकी वीडियोस देख रही थी, तो आप बहुत फिजिकली मतलब यू आर डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, आप वर्कआउट करते हैं। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और मेरा मानना ये है, और काफ़ी लोग कहते भी हैं, योग को किसी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। तो आप जो भी आप, मतलब मैं, एक तो लोग आप ये भी जानना चाहेंगे कि आपका रूटीन क्या रहता है, आप कितने समय रोज़ योग करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, और क्या आप मानते हैं योग को किसी रिलीजन से जोड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात सच है कि योग की उत्पत्ति या योग आया है वो एक महान धर्म और एक महान संस्कृति से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। परंतु योग को केवल एक धर्म या एक संस्कृति में सीमित करके रखना भी बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि योग तो वास्तव में पूरी दुनिया को जोड़ता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जून 2014 में वो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने ये घोषणा की कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मने। दिसंबर में ये रेजोल्यूशन पारित हुआ यूनाइटेड नेशंस में 2014 में। इस रेजोल्यूशन को 177 देशों ने को स्पॉन्सर किया।
सही बात ये सबसे ज़्यादा देशों के द्वारा को स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन आज तक का यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में है। और उसमें आप जानकर हैरान होगी कि 177 देशों में 40 से अधिक देश मुसलमान देश थे। वेरी नाइस। more than 40 मुस्लिम कंट्रीज Great. उन्होंने को स्पॉन्सर किया इसको। जी। तो क्या योग को एक धर्म में सीमित किया जा सकता है? योग 70s और 80s में बहुत पॉपुलराइज हुआ तो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में ही हुआ। एब्सोल्युटली। और इसीलिए योग क्या है? योग एक विज्ञान भी है, योग एक फिलॉसफी भी है, योग एक जीवन शैली भी है। बिल्कुल। और ये तीनों चीज़ जो है ये धर्म से ऊपर है। इसीलिए मुझे लगता है इसको एक रिलीजन में बांध कर देखना बहुत गलत है। ये हमारी जो इंटरनल इंजीनियरिंग है, इंटरनल मैकेनिक्स है, योग उसके लिए एक ईंधन है। तो ईंधन का कोई धर्म नहीं होता, ईंधन की कोई जाति नहीं होती। और योग आपको वो एक फिलॉसफी है, एक मानसिकता है जो आपको अंदरूनी तौर से और सशक्त और मजबूत करता है। तो ये तो रिलीजन से परे हैं। और मुझे लगता है वसुदेव कुटुंबकम का भी जो एक पूरा एक संदेश है वो योग ही एक प्रकार से कर रहा है। 9 वर्ष पहले जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो 9 वर्ष बाद एक सहयोग आया कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के प्रांगण में ही 180 देश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योग कर रहे थे। बिल्कुल सही तो बात है। इससे ज्यादा, और वो भी इस समय पर, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि दुनिया कितनी बटी हुई है। यूक्रेन रशिया पर, दुनिया कोविड पर बटी हुई है, आर्थिक विषयों पर बटी हुई है, परंतु सारी दुनिया एक होती है तो वो योग आसन करने के लिए मोदी जी के साथ एक होती है। तो ये तो जोड़ने वाला है। बिल्कुल सही बात है। कितने समय आप योग करते हैं रोज? देखिए, मैं फिजिकल एक्सरसाइज मैंने बचपन से जो शुरू किया था वो 3 चीज़ें थी। एक तो है, जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्डियो एक्सरसाइज, एक है वेट ट्रेनिंग, और योग के कुछ आसन मैं करता हूँ जो मेरी फिजिकल ट्रेनिंग, मेरी जो जिम एक्सरसाइज है उसमें मुझे काम आती है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो कुल मिलाकर मैं रोज एक्सरसाइज को कम से कम 45 मिनट तो देता हूँ। वेरी नाइस। 45 मिनट्स। हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूँ, तो कम से कम हफ्ते में 4 दिन 45 मिनट अपने शरीर को और अपने मन को एक्सरसाइज के लिए मैं देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तभी आप इतने तरोताज़ा एंड इतने अच्छे दिख रहे हैं। पर अभी मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि मैं ओवरवेट हूँ, तो ये मैं छुपाऊंगा नहीं कि, क्योंकि क्या है कि राजनीतिक फील्ड में जब आप आते हैं तो आपका खाने पीने का भी टाइमिंग बिगड़ जाता है। मैं वही पूछने वाली थी आपसे। हाँ, खाने पीने का आपका कैसा डाइट रहता है? मैं वैसे एक फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, पता नहीं ये सही है कि नहीं, पर मेरी ये फिलॉसफी है, बिफोर इंटरमिटेंट फास्टिंग बिकेम वेरी कूल। ओके। मैं हमेशा से ये विश्वास रखता हूँ कि इंसान को दिन में नहीं, 2 दिन में सिर्फ 1 बार खाना चाहिए। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ कि इंसान को दिन में 3 बार 4 बार 6 छोटे मील 5 छोटे मील जो लोग कहते हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। अगर आप शुरुआती दौर में देखेंगे इंसानों की, जब एवोल्यूशन हो रहा था, तब इंसान के पास इतना अवेलेबिलिटी ऑफ फूड था ही नहीं कि वो हर रोज 3 बार खाना खाए। ये तो जब मॉडर्न फूड इंडस्ट्री आई तब जाकर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, क्योंकि किसी को सीरियल बेचना है, किसी को लंच में कुछ और बेचना है, तो ये हम लोग कमर्शियली ड्राइव हुए हैं। पर ह्यूमन बॉडी को मुझे नहीं लगता 3 या 4 बार खाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप देखें, हर धर्म में भी हमारे व्रत होते हैं जिसमें हमारा मेन फोकस क्या होता है कि 1 बार खाओ और कम खाओ, और कम खाने पे जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा आपका शरीर उसको ज़्यादा पचाएगा, एनर्जी देगा, और आप तरोताज़ा रहेंगे, और आपकी बॉडी फिजिकली फिट रहेगी, माइंड भी फिट रहेगा। वरना तो आप जितना खाओगे तो आपका पेट जो है उसमें ही डाइजेशन होता रहेगा और खून का बहाव वहाँ होता रहेगा। तो मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि दिन में 1 ही बार खाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं कॉफ़ी हो सकता है, ब्लैक कॉफ़ी मैं लगातार पीता रहता हूँ, वो भी कम पीना चाहिए। गुड फॉर वेट लॉस, इट्स गुड। वेल, आई डोंट नो, मतलब जूरी इज आउट ऑन द बेनिफिट्स एंड यू नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, पर मैं दिन में नहीं खाता हूँ। मैं 1 ही बार खाता हूँ शाम में, क्योंकि मेरे पास समय शाम में ही होता है, दिन में समय नहीं होता। पर अगर खाना है तो 1 ही बार खाना चाहिए, और वो शायद 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए। ये बेस्ट होता है। ट्राइंग टू फॉलो इट। पर क्योंकि राजनीतिक शेड्यूल ऐसा होता है कि 7 बजे खाना खाने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अमूमन ऑन एयर रहता हूँ या किसी प्रोग्राम में रहता हूँ, तो मैं घर पहुँचता हूँ तो 12 बज जाते हैं, और मैं खाता 1 ही बार ऊपर।
तो प्रॉब्लम वही है कि मैं रात को 12 बजे खा रहा हूँ, जो अनहेल्दी है, जो नहीं करना चाहिए। आप एक मील खाइए, पर अगर आप एक मील खाते हैं तो मुझे लगता है वो टाइमिंग उसका 6 बजे शाम को होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप पानी पीजिए और हो सकता है मैक्सिमम तो कुछ सैलेड्स खा लीजिए, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने आपके काफ़ी डिबेट्स देखे हैं और मैंने डिबेट्स में हमेशा ऐसा होता है कि नेगेटिविटी बहुत रहती है ना, और आपको मैंने देखा है आप हमेशा एकदम पॉजिटिव एंड यू आर वेरी काम, मतलब आप इतना अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये भी बताइए, एक अच्छे प्रवक्ता के लिए हमें मतलब क्या करना चाहिए, लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए, एंड सेकंड, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं, हु मोटिवेट्स यू? अच्छे प्रवक्ता बनने के लिए जितना अच्छा आपको बोलना है उतना अच्छा आपको सुनना है और उतना अच्छा आपको पढ़ना है। विदाउट बीइंग अ गुड लिसनर एंड विदाउट बीइंग अ गुड रीडर यू कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर। तो जो भी अच्छा बोलता है उसमें आप एक चीज़ नोट करना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। उनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, उनकी क्षमता सुनने की, समझने की और इनपुट्स लेने की बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो अच्छा बोलते हैं। क्योंकि उनका ज्ञान का भंडार इतना है, क्योंकि उसमें से फिर आप चुनकर आप सही शब्दों में अपनी बातों को पिरो सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर मुझे 5 मिनट किसी डिबेट में बोलना है तो मैं मिनिमम 50 मिनट उस विषय पर पढ़ूंगा, मिनिमम। वेरी नाइस। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दैट्स अमेजिंग। वरना मैं 5 मिनट भी उस पर नहीं बोलूँगा। तो ये मेरा हमेशा से स्कूल के दिनों से ही रहा है कि ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा सुनना, अलग अलग लोगों के पास जिनके एक्सपर्टीज़ है उन चीज़ों को सुनना और उसको पहले समझना और फिर जाकर किसी विषय पर जाकर बोलना। मैं कभी भी ऐसी डिबेट में नहीं जाऊंगा जिस पर मेरी पूरी तैयारी नहीं हो। मैं अगर हो सकता है मैं उस डिबेट को मना कर दूं, क्योंकि मैं अगर जाऊंगा तो मैं शहजाद पूनावाला बन के नहीं जा रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर जा रहा हूँ। तो मेरा एक शब्द, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक रुकाव, एक झुकाव कोई चीज़ को बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा अगर मेरी पूरी तैयारी मैं उससे कन्विंस ना हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक पॉजिटिविटी की बात है तो 2 चीज़ें इसमें। पॉजिटिविटी के लिए आपको पहले तो ये समझना है कि कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है। सही बात है। जैसे मैं केवल डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, पर लाइफ के भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लें, चीज़ें होती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जो आपके कंट्रोल में है वही आप कर सकते हैं। सही बात है। जिसको कई लोग स्टोइसिज्म कहते हैं, आप पता नहीं आप फिलॉसफी अगर पढ़ती हैं तो जो स्टोइक्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि आपको प्रेजेंट में रहना है और आपको आगे की चिंता करके उसमें ज़्यादा समय भी नहीं खर्च करना है। अब जो हो गया है उसको आप बदल भी नहीं सकते, तो उस पर भी रोककर कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए और आप क्या कर सकते हो उस पर ध्यान दीजिए। सामने वाला हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा पॉइंट बोलूं पर सामने वाले के पास पॉइंट ना हो तो वो मुझे इंसल्ट करेगा, पर वो इंसल्ट तब होगा अगर मैं वो इंसल्ट लूंगा। अगर मैं मुस्कुराऊं तो वो मैंने इंसल्ट नहीं स्वीकारा, वो इंसल्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है, मुझे नहीं। तो कोशिश वही करते हैं, हालांकि इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है कि वो सारी चीज़ें कभी कभी याद नहीं रहती कि इस प्रकार से ही हमें बिहेव करना है, पर मन में भावना ये रहती है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा शत्रु नहीं है, केवल वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात रख रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक आध 2 लोगों को छोड़कर कि मैं उनको शत्रु भाव से नहीं देखता हूँ, मैं उनको अपने मित्र भाव से ही देखता हूँ। कभी कभी मुझसे भी हो जाती है गलतियाँ क्योंकि आई एम ओनली 35, सो समटाइम्स यू नो आई गेट एंग्री और मैं बोल देता हूँ कुछ लोगों को कई चीज़ें जो मैं बाद में जाके रिग्रेट करता हूँ। पर पॉजिटिव रहने के लिए मैं हमेशा सोचता हूँ किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मोटिवेशन का ये है, मोटिवेशन इज ओवररेटेड। आई थिंक डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। ओके। क्योंकि मोटिवेशन, अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो जिस दिन आपका मोटिवेशन कम होता है तब भी आप वो काम करते हो। ओके। तो आई थिंक कि मोटिवेशन इज नेसेसरी बट डिसिप्लिन इज मोर नेसेसरी, बिकॉज डिसिप्लिन विल गेट यू थ्रू ऑन डेज व्हेन यू कांट फाइंड मोटिवेशन। जब आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है तब भी आपको एक अनुशासन का पालन करना है। जैसे कई दिन आपको लगता होगा कि मुझे आज एक्सरसाइज नहीं करना है, राइट? तो अब मोटिवेट कहाँ से करोगे आप? कोई
आप एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, पर अगर आपका एक इंटरनल डिसिप्लिन है जी, तो वो डिसिप्लिन आपको सही ट्रैक पे रखता है। एब्सोल्युटली, तो डिसिप्लिन इज एज इम्पोर्टेंट एज मोटिवेशन। वेरी ट्रू। हु इंस्पायर यू मोस्ट? अब देखिए, मैं बोलूँगा तो आप शायद इसको उस सेंस में नहीं लेंगे, या नहीं लगेगा, please। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बट मुझे मोदी जी बहुत इंस्पायर करते हैं। क्योंकि आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मोदी जी जिस पृष्ठभूमि से आए, उनकी जो एक जर्नी रही, एक चाय वाले से लेकर बिल्कुल, इतना स्ट्रगल किया, 40-50 वर्ष उन्होंने पब्लिक लाइफ में बिताए, और इतना उनके खिलाफ साजिशें की गई, परंतु फिर भी उन्होंने जिस प्रकार से अपनी जर्नी को तय किया है और जिस तरीके से वो आज काम कर रहे हैं देश के लिए भी, और लगातार नॉनस्टॉप उनकी एनर्जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वो गए थे जापान, जहाँ पर G7 के कंट्रीज़ की मीटिंग थी, वहाँ पर 3-4 राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले। वो जापान गए, वहाँ पे G7 का एजेंडा, इस देश के जहाँ पर प्रधानमंत्री जेम्स ने उनके पैर छुए, वही वाली मीटिंग की बात कर रहा हूँ। एल्बनीज़ी ने उनको बॉस वगैरह भी बोला। वो तो इतने सारे कार्यक्रम देशों के साथ मिलते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पे कोई प्रधानमंत्री के साथ, फिर लौट के आते हैं। उनका जब लौटने का टाइम था तो शायद 3 या 4 बजे सुबह उनकी फ़्लाइट लौटी। 3-4 बजे जब फ्लाइट लौटी, तो जब बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जाते हैं एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करने के लिए, अब इतनी उनकी पॉपुलैरिटी है तो लोग पहुंच जाते हैं। जब एयरपोर्ट पे वो पहुंचे और लैंड किया और वो बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कार्यकर्ता, दिल्ली भाजपा का एक कार्यकर्ता जिसकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी, वो कार्यकर्ता आया था उनके स्वागत के लिए। और एक व्यक्ति जो इतनी सारी मीटिंग्स राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ करता है, बैक टू बैक शेड्यूल्स है, 30-40 मीटिंग्स विद लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, 3-4 बजे लैंड कर रहा है, सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है, हजारों की कार्यकर्ताओं की तादाद में। वो कार्यकर्ता जिसने सोशल मीडिया पर डाला था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मोदी जी उस कार्यकर्ता को स्पॉट करते हैं और 1 सेकंड के लिए रुक के उनसे पूछते हैं, अब तबीयत ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अच्छी बात। ये चीज़ है मोदी जी की। बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, और सब इंसान में इतना होना चाहिए। तो ऐसे इंसान से आपको प्रेरणा ना मिले तो क्या मिले। और उनका लगातार, अब जैसे अभी वो मीटिंग में थे ब्रिक्स की मीटिंग ख़त्म की, 4 बजे उनका प्लेन लैंड हुआ बेंगलुरु, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भारत में जब लौटूंगा तो पहले मैं बेंगलुरु लौटकर इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों से मिलूंगा। और आज सहयोग की बात है, पता नहीं ये ब्रॉडकास्ट जब होगा, परंतु चंद्रयान 3 तो हमने लॉन्च सक्सेसफुली किया, उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ, विक्रम लैंडर पहुंच गया। पर आज का वो दिन है कि आदित्य L1 भी, आज हम लोग चांद के बाद सूरज की ओर, हालांकि ये सूरज पे जाने नहीं वाला है, कई लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, पर ये सूरज के लिए जो ऑब्जर्वर है, एक तरह से हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। तो ये भी आज उपलब्धि हो रही है, और वैज्ञानिकों का जो मनोबल बढ़ा मोदी जी को अपने पास पाकर। और जब चंद्रयान 2 भी अपने मिशन तक नहीं पहुंच पाया ठीक से, मतलब उसका मिशन सक्सेसफुल था परंतु वो लैंडर नहीं पहुंच पाया, आपको पता है। तो जब सिवन साहब की आंखें भर आई, तो मोदी जी ने उनको गले लगाया और मोदी जी ने उनको कहा कि हम फिर से करेंगे, हम फिर से करेंगे। और वो संकल्प जो लिया वो चंद्रयान 3 में तब्दील हुआ, आज आदित्य में तब्दील हुआ। ये संकल्प देने का जो उनको प्रेरणा देने का जो वो एक तरीका है, वो मुझे लगता है कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक ही इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग प्राइम मिनिस्टर। एक आपसे मैं और बात पूछना चाहती हूँ, बिकॉज हाँ, लोग पूछना चाहते हैं, हमारा योग सफ़र है, तो आपका मैंने सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप कितने बजे उठते हैं? और सोने का तो आप बता चुके हैं, कोई समय नहीं है, लेकिन कितने बजे उठते हैं? कोशिश ये रहती है कि 6 बजे तक उठ जाऊँ सुबह, 6 o'clock तक, क्योंकि 6 o'clock के बाद अगर मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है मेरा दिन बर्बाद हो गया। तो मैं गिल्ट में रहता हूँ कि मेरा दिन जो है वो ख़राब हो गया अगर मैं 6 बजे के बाद उठता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं उठ के? 6 बुरी आदत है, 6 बजे उठकर मैं सबसे पहले न्यूज़ लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नॉट गुड टू सी टीवी,
मतलब कई लोग कहेंगे आपको कि सुबह उठकर पहले मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, पर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे 8 बजे से पहले ही कई चीज़ें पार्टी की ओर से और मेरे खुद के जो कार्य की ओर से करनी पड़ती है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं 6 बजे से ही फॉलो कर लूँ कि क्या हुआ है, दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, फिर उसके हिसाब से कुछ चीज़ें बनाकर पार्टी को देनी होती है। तो वो सारी चीज़ें करने में 6 से 7:30 8 बज जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं 1 घंटा या पौना घंटा व्यायाम के लिए निकालता हूँ। वेरी नाइस। और उसके बाद 9 बजे से काम शुरू हो जाता है फुल फ्लेज में। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली योग सिर्फ आसन नहीं होता, मंत्र को जपना नहीं होता, साधना होती है। कोई भी कर्म करे, पूरा करे, वही योग है। आपके लिए लोक धर्म परम कर्तव्य है। और मैं चाहती हूँ आप एक यूथ के लिए एक मैसेज दीजिए, यूथ को इंस्पायर करने के लिए। यूथ को आपको सभी वर्ग के लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं जब जिस हिसाब से आपका देख रही थी, सभी वर्ग के लोग आपको पसंद करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पेशली यूथ को? मैं यूथ को केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने आप को जज मत कीजिए। हमेशा जो लोग एक्सपेक्टेशंस की दुनिया में रहते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस होना ठीक है, परंतु एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक भी हो जाती है कभी कभी। इसीलिए आप प्रेजेंट में रहिए, यथार्थ में रहिए। आज जो है और आज जो करना है उसको बेस्ट तरीके से कीजिए। एक्सपेक्टेशंस का एक पहाड़ बनाकर उसको जब आप नहीं चढ़ पाते हो तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो। आप कोई भी प्रॉब्लम की जड़ सोचिए, हर प्रॉब्लम की जड़ ये फेक एक्सपेक्टेशंस होती है जी। चाहे कोई रिलेशनशिप में हो जी, चाहे वर्क में हो, चाहे पर्सनली आपका कुछ हो। अगर आप एक अनरियलिस्टिक, आपको उस समय एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक लगती है परंतु अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। तो इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। केवल जो आज की स्थिति है उस पर आप काम कीजिए और बेस्ट दीजिए। बाकी सब ईश्वर पर छोड़िए, या जो ताकत में आप विश्वास रखते हैं उस पर छोड़िए। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, ये श्री कृष्ण ने भी कहा था। और इसी सूत्र के साथ जीना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें करके मुझे पता है बहुत लोग इंस्पायर होंगे। एक सिंपल सा क्विज है जो मैं आपके साथ में जरूर, क्योंकि योग सफर है, वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा प्रमाण आप योग का भी दे दीजिए। तो कोई भी 2 आसन बताएं जो हम बैठ के कर सकते हैं, बिकॉज आप योग तो करते हैं। कोई भी 2 आसन का, मतलब मैं जो 2 आसन करता हूँ ज़्यादातर, वो एक तो है बैलेंस के लिए वृक्षासन और हस्त पदासन, क्योंकि उससे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, और ख़ासकर जब मैं अब जैसे मैं पैरों का व्यायाम करता हूँ जी, और बैक का व्यायाम करता हूँ, तो मैं हस्तपदासन करता हूँ। हस्तपदासन बेसिकली आगे आप बेंड फॉरवर्ड करते हैं और आप अपने हथेलियों से ज़मीन को छूने की कोशिश करते हैं, तो इससे लोअर बैक की और हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। योग करते हैं आप? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा योग प्रैक्टिशनर हूँ, मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 2-3-4 सालों में मैं और योग को इनकलकेट करूँ अपने ट्रेनिंग रूटीन में। पर हाँ, मुझे जानकारी है और मैं योग के पावर में बहुत विश्वास रखता हूँ। और योग के सिर्फ बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं, माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और समाज को ट्रांसफॉर्म करने का जो पावर योग में है, उसमें मैं बहुत बड़ा विश्वास रखता हूँ। तो इसीलिए मेरा आगे का जो अगर रेजोल्यूशन भी अब कभी होगा तो वो यही होगा कि मैं कैसे योग को और भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊं, ताकि उसको और भी प्रैक्टिस कर सकूं। तो वृक्षासन और वीरभद्र आसन करना हमारे लिए टेलीविजन डिबेट में भी जरूरी बन जाता है। तो ये सारे आसन करता हूं मैं, हालांकि वो बैठ के तो नहीं करते हैं, खड़े होकर करते हैं। चलिए, आप प्रमाण आप जीत चुके हैं और बहुत अच्छी बात है। मुझे बिल्कुल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद एंड रियली थैंक यू। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको भी इनकी जीवन का सफ़र जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इनकी भी जीवन से प्रेरणा लीजिए और इन्हीं की तरह आगे बढ़िए। मैं आपको फिर मिलूंगी। नमस्ते।